साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के लिए टेस्ट देख रहे हैं और यह जो टेस्ट हम लोग आज देखेंगे यह मेक आईएएस जो एक स्टडी संस्था है, इनके द्वारा जो एक टेस्ट सीरीज कराई गई थी, इनकी मार्केट में टेस्ट सीरीज आई थी, उसी में से टेस्ट नंबर 7 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, अग्रणी बैंक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है, इसमें केवल सार्वजनिक बैंकों को शामिल किया गया है। तो ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक के साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंकों को भी शामिल किया गया है। दूसरा, यह गाडगिल समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया था। यह कथन सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अग्रणी बैंक योजना जो है वर्ष 1969 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें दोनों प्रकार के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों प्रकार के बैंकों को उन्हें आवंटित जिलों के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसी ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका टेस्ट हो रहा है ये जीएस से संबंधित प्रश्न है। तो ये आपके आगामी जो एमपी पीसीएस है या उत्तराखंड पीसीएस है या बिहार पीसीएस है, उन सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये केवल यूपी पीसीएस के लिए ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित समितियों में से कौन गरीबी के अनुमान से संबंधित है? तो इसमें आप देखिए, इसमें अलग समिति, लकड़वाला समिति, ये दोनों जो हैं आपके गरीबी के अनुमान से संबंधित, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1 और 2। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या के अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समितियों का गठन किया जा चुका है। सबसे पहले योजना आयोग कार्य समूह वर्ष 1962 में, बीएम दांडेकर और एनरथ कमेटी वर्ष 1971 में, फिर अलग समिति आती है 1979 में, फिर लकड़वाला समिति 1993 में, 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009 में और रंगराजन समिति 2014 में। तो ध्यान रखिए, ये सारे जो समितियां हैं ये गरीबी के अनुमान से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। बहुआयामी गरीबी में सम्मिलित क्षेत्र क्या है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और आवास की गुणवत्ता, ये चारों क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुआयामी गरीबी के तहत 4 क्षेत्रों शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, आवास की गुणवत्ता के तहत 38 संकेत को 38 पैरामीटर्स या इंडिकेटर कह सकते हैं, 38 इंडिकेटर के आधार पर आंकड़ों की समीक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है? तेंदुलकर समिति 2009 की समिति है, तो इसके अनुसार 21.9% जो है आबादी वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। आगे चलते हैं। सिडबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी, बिल्कुल सही बात है। यह एक वैधानिक निकाय है, यह भी आपका सही है। तीसरा, इसका उद्देश्य कृषि विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना, यह सही नहीं है, क्योंकि यह कृषि विकास के लिए नहीं है, बल्कि इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एवं साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। तो यहां पर पहला और दूसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रयागराज है, जो कि इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जनघनत्व वाला जो है, इसमें आपका प्रयागराज, जिसका जनघनत्व कितना है? 3,971 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, यदि उत्तर प्रदेश एक देश हो तो यह जनसंख्या के अनुसार कौन से स्थान पर होगा? तो जनसंख्या के अनुसार 5वें स्थान पर होगा। शीर्ष पे चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद ये 5वें स्थान पर होगा। 2001 में यह 6ठे स्थान पर था, लेकिन 2011 में इसने ब्राजील को आबादी के मामले में पीछे जोड़ दिया और 5वें स्थान पर आ गया। आगे चलते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर है। तो देखिए, 5 सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जो यूपी के जिले हैं, उसमें सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, उससे कम गाजियाबाद, उससे कम श्रावस्ती और उससे कम बहराइच और उससे कम बलरामपुर है। तो यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध नगर पहले पे, फिर दूसरे पे गाजियाबाद है, तीसरे पे आपका श्रावस्ती, चौथे पे बहराइच आ जाएगा। भारत की जनगणना की 16वीं जनगणना का विषय क्या है? मतलब अभी ये 16वीं हुई नहीं, अभी तक 15वीं जनगणना हुई है 2011 वाली। ये 2021 में जो होगी वो 16वीं जनगणना है। तो इसका विषय क्या रखा गया है या इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण, जबकि हमारी जनगणना हमारा भविष्य 15वीं जनगणना का थीम था 2011 वाली का।
गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? गोमती नदी का उद्गम जो है ये आपका फूलर झील, फूलर झील कहां पे है? पीलीभीत में है, तो यहां से इसका उद्गम माना जाता है। जबकि बखीरा झील कहां पे है? लखनऊ में है। और करेला झील संत कबीर नगर में, गोविंद पल्लम पंत सागर कहां पे? सोनभद्र में है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा, इसे स्थानीय भाषा में करेल मृदा भी कहा जाता है। तो इसमें पहला वाला कथन आपका सही नहीं है, दूसरा कथन यहां पर सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहां पर काली मृदा या जिसे रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, इसके बारे में बात हो रही है। तो यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं पाई जाती है। इसे स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दो सूचियां दी गई हैं और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला सूचियां हैं, तो हमें यहां पे मिलान करना है। हाथरस जो है आपका हींग के लिए, पीलीभीत जो है बांसुरी के लिए, वन से मिला चित्रकूट जो है ये लकड़ी के खिलौने, और गोरखपुर टेराकोटा के लिए। इस प्रकार से 3142 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित हैं कौन से? तो रिहंद ताप विद्युत केंद्र ये आपका सोनभद्र में, बिल्कुल सही है। सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र ये आपका बलिया में नहीं है, ये भी आपका सोनभद्र में ही है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना ये प्रतापगढ़ में नहीं बल्कि रायबरेली में है, तो यहां पर केवल पहला वाला सही, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सोहा गिवरा वन्य जीव विहार किस जिले में है? तो ये आपका महाराजगंज में, कहां पे? महाराजगंज में यह स्थित है, ए ऑप्शन। किशन महाराज एवं गुदई महाराज किस घराने से संबंधित रहे हैं? तो ये आपके बनारस घराने से संबंधित रहे हैं, ये तबला वादक रहे हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य एवं उनसे संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नटवरी नृत्य पूर्वांचल का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपका सही है। धुरिया नृत्य अवध क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध नृत्य है, नहीं, धुरिया क्षेत्र जो है ये बुंदेलखंड कुम्हारों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, परंतु बुंदेलखंड का है। तो पूछा कौन सा सही नहीं है? दूसरा सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ समय पहले सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी की गई वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता दर में लिंग अंतर सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये सर्वाधिक जो है आपका राजस्थान में है, राजस्थान में है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर बिहार, तीसरे पे यूपी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को किस नदी पर निर्मित किया है? तो ये चेनाब नदी पर निर्मित किया जा रहा है। किस पे? चेनाब नदी पर। तो चेनाब नदी के आर्क क्लोजर को अभी कुछ समय पहले पूरा किया गया है। यह पुल जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। आगे चलते हैं, अनायम पहल किससे संबंधित है? तो यह आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग से संबंधित पहल है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि अनायम के बारे में, तो यह विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को परिवर्तित करके भारत के आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति को बढ़ाने के लिए बहुहितधारक पहल है। अगला है, वुल्फ रेयट तारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऐसे तारों का सतही तापमान सूर्य की तुलना में 10 से 40 गुना अधिक होता है, यह कथन सही है। दूसरा, नासा ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी के दौरान इनका पता लगाया, नहीं, इनका पता जो लगाया गया है वो भारतीय खगोलविदों के द्वारा लगाया गया है, इसलिए पहला सही, दूसरा गलत है। कौन सही नहीं है? तो दूसरा वाला सही नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी के दौरान वुल्फ रेयट नामक सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया गया। दुर्लभ वुल्फ रेयट तारे सूर्य से 1000 गुना अधिक प्रकाशमान और काफी अधिक गर्म होते हैं। नासा के मुताबिक ऐसे तारों का सतही तापमान सूर्य की तुलना में 10 से 40 गुना अधिक होता है। अगला है, ईटीडी नैनोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उपकरण मात्र 10 सेकंड में विस्फोटक का पता लगा सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह सैन्य, पारंपरिक और घर में बनाए विस्फोटों के सभी वर्गों का भी पता लगाता है। तो दोनों कथन यहां पर सही, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व का यह पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक का पता लगाने में सहायक उपकरण ईटीडी नैनोस्फीयर की शुरुआत जो है भारत में दिल्ली से की गई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंडिया H2 अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वैश्विक ऊर्जा कंपनियों का संगठन है, बिल्कुल सही बात है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण पर केंद्रित है, यह भी सही है। तो दोनों कथन सही है। यहां पूछा कौन सा सही नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो वैश्विक ऊर्जा कंपनियों ने मिलकर के इंडिया H2 अलायंस, H2 मतलब हाइड्रोजन अलायंस नामक एक नया गठबंधन बनाया। यह गठबंधन बनाने की पहल रिलायंस इंडस्ट्रीज और चार्टर इंडस्ट्रीज द्वारा शुरू की गई थी। इंडिया H2 अलायंस मुख्य रूप से हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण पर केंद्रित है। यह भारत में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है अल्पिन कह सकते हैं ULPIN योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। इसे भूमि के लिए आधार कहा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत 10 अंकों की एक अल्फा न्यूमेरिक आईडी प्रदान की जाएगी, 10 अंकों की नहीं बल्कि 14 अंकों की। ठीक है, तो यहां पर पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार ने कुछ समय पहले 10 राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या या इंग्लिश में कहें तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसी को शॉर्ट में आप ULPIN कहते हैं, योजना शुरू की गई। इस प्रणाली को मार्च 2022 तक देश में लागू किया जाएगा। भूमि पार्सल भूमि के बड़े क्षेत्र का एक हिस्सा है और आपका ULPIN को भूमि के लिए आधार कहा जा रहा है और इसमें 14 अंकों की एक यह जो है 14 अंकों की अल्फा न्यूमेरिक आईडी होती है। आगे चलते हैं। उपभोक्ता विश्वास सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो इसको जारी किया जाता है RBI के द्वारा, अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इसमें जब सूचकांक माप 100 से ऊपर होता है तो यह आशावाद का संकेत देता है, जबकि जब यह स्कोर 100 से नीचे होता है तो यह निराशावाद का संकेत होता है। हाल ही में चर्चा में रहा PS जोरोस्टर क्या है? तो PS जोरोस्टर जो है ये गश्ती जहाज है। कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति बेबल राम कलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर को सेशल्स को सौंप दिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लिटिल गुरु क्या है? ये लिटिल गुरु क्या है? तो ये संस्कृत सिखाने वाला एक ऐप है। तो देखिए, बांग्लादेश में ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र संस्कृत में या संस्कृत सिखाने वाला एक ऐप लिटिल गुरु का शुभारंभ करेगा। अगला प्रश्न है आहार क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य जो है पोषक संतुलित आहार की जरूरत और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच कायम करने की जरूरत को समझना है। दूसरा, विज्ञान भारती या विभा तथा ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम GIST ने मिल करके उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्य को लेकर यह मिशन शुरू किया। तो दोनों कथन यहाँ पर पूरी तरीके से सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया था, जो आहार क्रांति मिशन में के सर्वथा अनुरूप है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। जलियांवाला बाग नरसंहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2021 में इसके 100 वर्ष पूरे हुए नहीं, क्योंकि ये घटना आपकी 1999 में हुई, 1919 में होती है, तो 2019 में इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो पहला गलत है। दूसरा, इस नरसंहार के लिए जनरल डायर को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया था, ये भी सही है आपका, ये सही है, पहला वाला गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला सही नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, जलियांवाला बाग ये जो नरसंहार था हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले पारंपरिक नववर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। उगाड़ी जो होता है आपका तमिलनाडु में नहीं होता है, मतलब यहाँ तमिलनाडु के पारंपरिक नववर्ष को उगाड़ी नहीं कहते हैं, बल्कि पथांडू कहते हैं। क्या कहते हैं? पथांडू कहते हैं, पथांडू। ये वाला यहाँ पे हिंदी नहीं रहेगी, था पे रहेगी। और उगाड़ी किसे कहाँ पे कहते हैं? तो उगाड़ी जो है आपका, ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहते हैं, जबकि कर्नाटक में युगाड़ी कहते हैं, युगाड़ी कहते हैं। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, विशु केरल में, पोइला बोईशाख पश्चिम बंगाल में। आगे देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, इन ज्वालामुखियों से लावा, गैसें, विखंडित और अन्य पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इक्वाडोर का कोटापैक्सी का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात, सक्रिय ज्वालामुखी का। दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी के अन्य उदाहरणों की बात करें तो लेपारी द्वीप का स्ट्रोम्बोली, अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, हवाई द्वीप का मोनोलोवा, अर्जेंटीना जिली का ओजस डेल, सीमा पर स्थित सलाडो, सिसिली द्वीप का माउंट एटना और अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा? तो देखिए, मोनालोआ ये हवाई द्वीप में, पोपोकैपिटल ये ब्राजील में नहीं है, पोपोकैपिटल मैक्सिको,
माउंट पिनाटुबो फिलीपींस सही है। फ्यूजियामा जापान सही है। अगला है आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परत रहित, कठोर, सघनन और जीवाश्म रहित होती है। बिल्कुल सही बात है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी सही है। तो दोनों ही यहाँ पर कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आग्नेय चट्टानों या इग्नियस रॉक के बारे में और बात करें तो यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, आपका पेग्माइट, डायोराइट और ग्रेबो। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान होती है। इसके अतिरिक्त इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है और इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त पैग्माटाइट झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। आगे चलते हैं। अवशिष्ट पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, ये मौलिक पर्वत नहीं है। ये मौलिक पर्वत नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो ये आपका सही है। हिमालय पर्वत इसका उदाहरण नहीं। हिमालय पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है यहां पे? दूसरा वाला सही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, अपशिष्ट पर्वत, पहले रेजिडुअल माउंटेन की बात कर लें तो ये मौलिक पर्वत नहीं होते हैं। जब अपर्दन की शक्तियों के कारण प्रारंभिक पर्वत घर्षित होकर अवशिष्ट के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तो उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इत्यादि। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है, कौन सा? तो इसमें देखिए, पहला, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 3 मिनट का समय लगता है। तो 3 मिनट नहीं बल्कि 8.24 मिनट का समय लगता है। तो ये पहला वाला कथन आपका गलत है। इसके अतिरिक्त अन्य को देखें। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे से दिखाई पड़ते हैं, उन्हें सौर कलंक कहते हैं, सही है। नाभिकीय संलयन सूर्य की अपेक्षा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, ये भी सही है। सूर्य का ब्राह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है कोरोना कहलाता है, सही है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में सही सुमेलित कौन सा है? तो देखिए, खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, प्रकाश वर्ष सूर्य द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है, नहीं। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है, तो दूसरा वाला गलत है। तीसरा, पारसेक 10 प्रकाश वर्ष के बराबर होता नहीं। एक पारसेक जो होता है लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष की दूरी के बराबर होता है, तो यहां पर केवल पहला वाला कथन सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बुध ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। यह सौर मंडल का न्यूनतम कक्षीय गति वाला ग्रह है, नहीं, न्यूनतम नहीं बल्कि सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ये आपका ग्रह है, ठीक है। एक सेकेंड। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दूसरा वाला कथन सही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। अक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश है। विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, पृथ्वी पर विषुवत रेखा को कुल मिलाकर 180 अक्षांश रेखाएं हैं। 180 नहीं बल्कि 181 अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहां पर कौन सही है? केवल पहला वाला आपका ए ऑप्शन सही है। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश होता है और अक्षांश रेखाएं उत्तर या दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। तो उत्तर में 90 डिग्री तक जाएगा और दक्षिण में 90 डिग्री तक जाएगा, तो ये 180 हो गया और एक 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उसको मिला देंगे तो कुल 180 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मरुस्थल एवं संबंधित देश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आटाकामा चिली में सही है। तकलामकान चीन, गोबी मंगोलिया सही है। शिमशन जो है ये नाइजीरिया में नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो अन्य प्रमुख रेगिस्तान है उसमें बारबरटन, शिमशन, गिब्सन, ऑस्ट्रेलिया स्टुअर्ट, विक्टोरिया, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आप डी ऑप्शन देखिए कौन सा सही सुमेलित है। तो डी ऑप्शन आप देखेंगे, फ्यूजी प्लेट यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपींस व इंडो ऑस्ट्रेलियन के मध्य में स्थित है, नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए आपका डी वाला सही नहीं है। जबकि अन्य को देखें, ए ऑप्शन। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है, सही है। फिलिपीन प्लेट यह एशिया अर्थात यूरेशिया व प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है, यह भी सही है। तीसरा, नाजका प्लेट, यह प्लेट दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है, यह भी सही है। और डी वाला गलत है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, ये भी आपका कथन सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन पूरी तरीके से सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। आगे चलते हैं। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जो है आपका लक्षद्वीप है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य की केवल बात करते तो उसमें गोवा आता, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। आगे चलते हैं। भारत की तटीय सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय समुद्र तट पर 8 राज्य व 4 केंद्र शासित राज्य स्थित हैं। तो नहीं, 8 नहीं बल्कि 9 राज्य हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। भारतीय राज्यों में गुजरात का तटीय विस्तार सर्वाधिक है, ये सही है। कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो देखिए, भारतीय समुद्र तट पर 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित राज्य स्थित हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं? नाम सुन लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए। 4 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हो गया आपका। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहते हैं कि लंबाई, भारतीय तटीय राज्यों की सर्वाधिक लंबाई कहां पे है या तटीय विस्तार किस राज्य का है, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आपका गुजरात आता है, फिर दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे महाराष्ट्र आएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन कौन चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कौन करते हैं? तो इसमें आप देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सॉरी गड़बड़ हो गया, हिमाचल प्रदेश और यहां पे आप ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, ये दोनों ही चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये भी चीन से सीमा साझा करते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, और नागालैंड जो है ये म्यांमार से। तो यहां पर 1 और 3 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक जो है 80 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो ये लघु अंडमान और कार निकोबार में, अर्थात अंडमान एवं निकोबार को। सी ऑप्शन। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो ये जो है आपका बड़े निकोबार द्वीप में स्थित है। इस जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इसे पिगमेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट की भी संज्ञा दी गई है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में स्थित किब्यूथू भारत का पूर्वोत्तर बिंदु, बिल्कुल सही बात है। भारत के पश्चिमोत्तर एवं पूर्वोत्तर बिंदुओं के मध्य लगभग 3 घंटे का अंतराल, नहीं 3 घंटे नहीं 2 घंटे का अंतराल है, इसलिए कौन सही है? ए वाला ऑप्शन आपका सही है। जबकि गुजरात में गौरा माता अथवा गुहार मोती पश्चिमोत्तर बिंदु है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 48 नंबर। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी आपकी केरल में स्थित अन्नामुदी शिखर है। कौन सी है? केरल में स्थित अन्नामुदी शिखर, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है, सह्याद्री में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही बात है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रायद्वीपीय भारत का बंगाल खाड़ी में विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत का नहीं बल्कि हिमालय का, उत्तर पूर्वी हिमालय का जो है बंगाल खाड़ी में विस्तार। तो पहला सही, दूसरा वाला गलत है। तो कौन सही है? ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। नदी घाटी परियोजना और नदी को सुमेलित कीजिए। नागार्जुन सागर परियोजना आपकी कृष्णा नदी, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज, काकड़ा पारा परियोजना, काकड़ा पारा जो है ये आपका ताप्ती नदी पर है, पंचमपाद परियोजना गोदावरी पर है। तो आगे चलते हैं। इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी विकल्प देखिए, 1243। हाल ही में चर्चा में रही सूर्यधारा झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे? उत्तराखंड में। अगले पे चलते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत को 2019 में आतंकवाद के सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर रखा गया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसके अनुसार छत्तीसगढ़ भारत में आतंक से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र नहीं, सबसे अधिक जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का नाम आता है।
तो इसलिए पहला सही, दूसरा गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कीवी को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा रहा है? तो ये रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बारे में यदि बात करें, मतलब कीवी के बारे में, तो यह इसे चीन में या चीन का जादुई फल तथा न्यूजीलैंड का हार्टिकल्चर वंडर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2014 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की संभावना रखने वाले एथलीटों की पहचान कर उन्हें ओलंपिक की तैयारी के लिए समर्थन तथा सहायता देना है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। लैब प्रोड्यूस मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो सिंगापुर रहा है। कौन सा है? सिंगापुर। आगे चलते हैं। विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में इसका पहला संस्करण जारी किया गया। तो पहला नहीं बल्कि तीसरा संस्करण जारी किया गया है, ठीक है। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी घाट जैविक विविधता के 8 सबसे हॉट स्पॉट जो होते हैं, तो 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक है, जो कि महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। तो यहाँ पे कौन सही है? पहला वाला गलत हो गया, दूसरा सही है। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मेरा गांव मेरा गौरव योजना किसकी पहल है? तो ये योजना जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की परियोजना है या योजना है। इसके तहत गोवा के कुछ गांवों में कचरा निपटाने हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया है। आगे चलते हैं। भारत द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये इसको किस पे निर्मित किया जा रहा है? नर्मदा नदी पर। किस पे? नर्मदा नदी पर निर्मित किया जा रहा है, और यहाँ पर ओंकारेश्वर बांध में इसको निर्मित किया जाएगा। यह परियोजना 2022 से 2023 तक अपनी बिजली उत्पादन शुरू करेगी। इस परियोजना की क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट है। कितनी है? 600 मेगावाट। और इस परियोजना को अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 5.4% की रिकवरी करेगी। तो दोनों कथन ही यहां पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सेबी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ये गलत है। इसे सेबी के द्वारा नहीं बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ने जो है इस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर के जरिए संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य की सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की गई है। यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक 20 अंकीय संख्या है जिसका उपयोग दुनिया भर में वित्तीय लेन देन के लिए विशिष्ट रूप से पार्टियों की पहचान करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। तो यहां पर जो पहला कथन है गलत हो गया। दूसरा, यह रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर के जरिए संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 5 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्य के सभी भुगतान लेन देन के लिए है। तो पहला गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। सॉरी, कौन सा इसमें पूछा है? हाँ, कौन सा इसमें सही है? तो यहां पर पहला तो गलत हो गया था आपका। यहां देखिए, पहला वाला कथन आपका गलत था, दूसरा वाला भी यहां 5 करोड़ का है जबकि 50 करोड़ होता है, ठीक। तो दूसरा वाला भी गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शिवालिक आर्बोरेटम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया नहीं, इसे उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों का संरक्षण करना है। तो दूसरा कथन सही है, पहला गलत है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत केंद्रीय आवास व शहरी मामले मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स की ऑनलाइन पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो जोमेटो के साथ। किसके साथ? जोमेटो के साथ साझेदारी की गई है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के संदर्भ में या योजना के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, वर्ष 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन में अतिरिक्त 70 लाख टन की वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। वर्ष 2024-25 तक मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को 1 लाख करोड़ रुपए तक करना, यह भी सही है। आगे चलते हैं तीसरे कथन पर।
पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को 20 से 25% से घटा करके 1% करना, नहीं 10% करना। तो ये सी वाला आपका कथन सही नहीं है। चौथा जो है, मत्स्य पालन क्षेत्र और सहायक गतिविधियों में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना। आगे चलते हैं, तो ये वाला भी सही है। तियानवेन वन प्रोब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन मंगल ग्रह पर जापान का पहला मिशन नहीं, जापान का नहीं बल्कि चाइना का है या चीन का है। तियानवेन वन, इस रोवर को मंगल के उत्तरी गोलार्ध में भेजा जाएगा जिसे यूटोपिया प्लैनेटिया कहा जाता है। तो यहां पर कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला कथन सही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में चर्चा में रहा महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। तो ये बहराइच में है। कहां पर है? बहराइच में स्थित है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चितौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी थी। आगे चलते हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पनडुब्बी को पानी के नीचे लंबे समय तक रहने में सहायता करती है। बिल्कुल सही है। यह प्रणाली नाभिकीय पनडुब्बी की तुलना में सब सरफेस प्लेटफॉर्म को अधिक शांत बना देती है। यह भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए, डीआरडीओ ने 8 मार्च 2021 को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन AIP का अंतिम विकास परीक्षण किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। सिंथेटिक एपरेचर राडार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है आपका नासा एवं इसरो का संयुक्त मिशन है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह पृथ्वी अवलोकन के लिए दोहरे आवृत्ति L बैंड और S बैंड का प्रयोग करता है। यह भी सही है। तो कौन सा सही नहीं? तो इसमें कोई गलत नहीं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बेतवा नदी पर बनाई जा रही, नहीं, ये धशान नदी पर बनाई जा रही है। किस पे? धशान नदी। तो पहला वाला गलत हो गया। इस परियोजना के तहत लहचुरा बांध का निर्माण किया गया है। तो ये कथन आपका सही है। यह उत्तर प्रदेश की सिंचाई परियोजना है। तो यहां पर पहला वाला आपका सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। एक सेकंड, नहीं, पहला वाला तो गलत है ना, बेतवा नदी पर नहीं, ये धशान नदी पर। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में पारित चिकित्सीय गर्भपात संबंधी विधेयक में कितने सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है? 24 सप्ताह के। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट रिहैब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बाघ शावकों को विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में पहुंचाने के लिए प्रारंभ किया गया, नहीं, ये गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि ये प्रोजेक्ट रिहैब है क्या, पहले देख लेते हैं। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश में मानव हाथी टकराव को कम करने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की अनूठी परियोजना शुरू की है। यही आपका प्रोजेक्ट रिहैब है। तो यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की पहले तो सही है, तो पहला गलत, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थायी विकास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आयुष्मान ने अपनी विश्व संरक्षण रिपोर्ट में किया था। बिल्कुल सही बात है। स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक बर्टलैंड थे। यह भी आपका सही है। तो दोनों सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुभूमि, पहला है मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया। दूसरा, तो ये कब चालू किया गया था? सही बात है, 1977-78 में शुरू किया गया था। पहला वाला सही हो गया। दूसरा, यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। ये भी सही है। तो यहां पर दोनों कथन सही हो गए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्सर्जन मुख्यतः परमाणु आधारित ताप विद्युत गृहों से होता नहीं, परमाणु आधारित ताप विद्युत गृहों से नहीं होता, बल्कि कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से होता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। ये सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा वाला, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया। कौन सा सही नहीं है ना पूछ रहा है, तो पहला, दूसरा तो सही है, पहला वाला गलत है ना, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। धूम कोहरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इसके संदर्भ में। यह धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है, सही बात है। दूसरा, इसमें मुख्य तत्व सल्फर होता है। इसमें मुख्य तत्व क्या होता है? ओजोन होता है, O3 ना कि सल्फर, इसलिए कौन सही है? पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 75, सिगरेट के धुएं एवं जीवाश्मों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाला प्रदूषक कौन सा है?
तो ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। सिगरेट के धुएं एवं जीवाश्मों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, CO। क्या फॉर्मूला? CO। इसकी हीमोग्लोबिन से संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना अधिक होती है। इसके प्रभाव से बच्चों का वजन भी कम हो जाता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन की बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।